नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड फॉर जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप से कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर 7। relation between electric field and electric potential। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी वजह से बनेगा? किसी भी चार्ज की वजह से। तो मान लीजिए मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट होता है, कोई सा भी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लें तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बोल दिया ए, और इससे थोड़ी दूर जाकर हमने एक और पॉइंट लिया जिसको हमने बोल दिया बी, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको हमने बोल दिया डी आर। क्या बोला बच्चों? डी आर। तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, और इससे थोड़ा आगे जाकर, मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर आगे जाकर हमने एक और पॉइंट लिया, पॉइंट बी। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने रख दिया एक टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू नॉट। क्यू नॉट समझते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये हमने रख दिया यहाँ पर। क्यू नॉट कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एंड इट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, ये हमने यहाँ रखा। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, और ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए वर्क निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ले जाएंगे इसको। तो जो स्मॉल डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल, तो वर्क भी स्मॉल आएगा। तो यहां पर जो वर्क आएगा वो डी डब्ल्यू वर्क आ जाएगा। ओके, तो वर्क कितना आएगा? डी डब्ल्यू, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने पर जो आपको वर्क मिलेगा वो स्मॉल आएगा। अच्छा, एक बात और है कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन ए एंड बी, उसको मैं डी भी लिख सकता हूं। तो वेरी वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और आपको ये तो मालूम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और कभी वर्क फाइंड करना हो तो क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो क्यू इंटू वी। तो क्यू इंटू वी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज कितना है बच्चों? क्यू नॉट, और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी। अब ए एंड वी के बीच में डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल आएगा, लेकिन इसको मैंने डी भी लिख दिया, तो कोई समस्या? क्यू नॉट इंटू डी वी, ये आपको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो आपको मिल गया वर्क। अब वर्क मैंने फाइंड कर लिया क्यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से, तो क्यू इंटू डी वी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब वर्क फाइंड करने का शायद एक फॉर्मूला और होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अगर स्मॉल वर्क है तो, या फिर अपन इसको ऐसे बोल देते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसको बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट एस को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लूँ पढ़ाने की, तो ज़्यादा मैं डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखेंगे, तो वो आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, और मैं बस कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि क्विक अपन रिवीजन कर पाएं। ज़्यादा तेज भी नहीं चलेंगे, नॉर्मल स्पीड रहेगी। बस टाइम कहाँ पे बचाएंगे कि लैंग्वेज जो हम यूज़ करते थे कि लेट चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये सब लैंग्वेज में बंद कर दिया है लिखना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो लेंथी भी होती है उसकी वजह से,
तो हम जल्दी से आपको कंसेप्ट समझाएंगे। बाकी लैंग्वेज रीड करने के लिए आप नोट्स में एक बार देख लेना, आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन अगर वर्क स्मॉल हुआ डी डब्ल्यू तो आप लिख सकते हैं एफ, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो एफ डी एस कॉस थीटा। तो ये होता है वर्क का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे को ये पता करना है कि ये जो चार्ज है इस पर फोर्स कहाँ लगेगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। आप ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ आएगा। ओके, लेकिन हम जो वर्क निकालते हैं वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हैं। तो एक्सटर्नल, ये सब कंसेप्ट पहले क्लियर कर दिए मैंने, पिछली वीडियो देखना समझ में आएगा। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो इस साइड एक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया फोर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हुआ है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जा रहे हैं। तो ए से बी पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा फोर्स की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहां पर, मान लीजिए डायरेक्शन ये रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं ई मान लेता हूं। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई के इक्वल आएगा। तो चार्ज क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो फोर्स हो गया क्यू नॉट ई के इक्वल। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं अपन एफ, डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी आर माना था तो एफ डी आर, और एंगल बताइए कितना है, कौन सा वाले का निकालेंगे, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो 180 का एंगल आएगा, cos 180। बाकी अच्छा लग रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 180 शायद -1 होता है, या -1 रखिए, और तो ये हो जाएगा माइनस डी आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी बी। अच्छा, फोर्स का कोई फॉर्मूला है आपके पास, बिल्कुल है, फोर्स कहाँ गया, ढूंढो उसको, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ रखिए क्यू नॉट इंटू ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी भी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल करें तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हुआ, नेगेटिव ऑफ ई डी आर, नेगेटिव ऑफ ई डी आर। और या फिर अगर आपको एंगल नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे एंगल अगर 180 का एंगल नहीं रखोगे आप, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अभी ये वाला देख लो, ये तो समझ में आ ही गया, एंगल से मैंने आपको बता दिया। अब ये रिलेशन आ गया कि डीवी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ई वेक्टर डॉट सॉरी ई डी आर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जा रहे हैं ए से बी, तो ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, और इसी को हम बोल रहे हैं डीबी। अब ये वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। भाई छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तभी तो माइनस का आएगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आने का मतलब है कि बी पर पोटेंशियल कम रहेगा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो इससे एक बात समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चलेंगे तो बी का पोटेंशियल कम है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो कहानी समझ में आई आपको। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी कई बार लिखता हूं, जैसे मान लो मेरे को ये सारी वैल्यू नहीं रखना है तो मैं सिंपल ऐसा लिख सकता था यहां पर इसकी जगह पर कि वर्क का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये भी ठीक है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मेन तो यही फॉर्मूला है एफ डॉट एस, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और क्यू नॉट इंटू डी भी। तो आप चाहें तो वो वाला कर लो या ये वाला कर लेना। तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्यू नॉट डी बी, क्यू नॉट फिर कटेगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मेन फॉर्मूला क्या हुआ, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर। चलिए वेक्टर फॉर्म में आपको देखना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। चलिए तो ये आपको मिलेगा। और यहां से एक बात और है, पोटेंशियल को हमने अभी लिखा था ई इंटू डी भी और सॉरी ई इंटू डी आर। अब जैसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप ऐसे याद रखो डी वी अपॉन डी आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dV अपॉन dr। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो dV अपॉन dr क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो और हालांकि ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखें। ये तो समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, आप वर्क निकालिए, वर्क का फॉर्मूला लगाइए, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये वाला लिखें, और वेक्टर में नहीं लिखना है तो आप विदाउट वेक्टर आप वो वाला लिख सकते हैं जो हमारा आया था dV इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EDR। दोनों में से कोई सा भी कर दें, दोनों सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज एंड सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हमारे पास कोई भी एक चार्ज दिया हुआ है, जैसे मान लो Q1 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एब्सेंट है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, या इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं। कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है और हमारे पास कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगा, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम ऑफ चार्जेस की। कम से कम 2 चार्ज तो होना ही चाहिए, 2 चार्ज या 3 चार्ज, तो उसका आपको मिलता है पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल का क्यों नहीं मिलेगा? क्या कमी है इसमें चार्ज में? भाई कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क। क्या होता है? वर्क होता है कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपने कितना वर्क किया, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो ये इन्फिनिटी है और यहां से आप Q1 चार्ज को लेकर जाओगे, कहां लेकर जाएंगे? इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, पॉइंट ए मान लो इसको। तो भैया Q1 चार्ज को आप लेकर जाएंगे यहां तक, तो यहां अभी तो कोई बैठा ही नहीं है ना इसको रोकने वाला, ना तो कोई इसको अट्रैक्ट करेगा ना कोई इसको रिपेल करेगा। तो इन्फिनिटी से यहां तक आप लाओगे तो ना कोई रोकने वाला है, तो यहां पर कोई वर्क ही नहीं होगा, तो यहां पर कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। आप इजीली आप इस चार्ज को यहां पे ला सकते हैं। तो मान लो Q1 चार्ज को यहां पे लेकर आए और इस केस में कोई वर्क नहीं हुआ। जब वर्क नहीं हुआ तो एनर्जी भी नहीं होगी, तो नो वर्क नो एनर्जी। तो इसलिए पहले वाले चार्ज की यानी सिंगल चार्ज की एनर्जी कितनी होती है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, कुछ नहीं मिलेगी। फिर मान लो Q2 चार्ज को लेकर आए अपन। अब Q1 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, अब सेकंड वाला चार्ज आप यहां पर लाओगे। मान लो कोई भी पॉइंट, मैंने बी पॉइंट मान लिया, मुझे बी पॉइंट पे लेके आना है, तो इसकी वजह से यहां पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। देखिए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो भी लगता है। मान लो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करना है। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो फिर तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट हम सिखा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो देखना फर्स्ट लेक्चर उसमें बताया था ये चीजें। तो Q2 को यहां पर लाएंगे तो इसमें वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क का फॉर्मूला आपको समझा दिया मैंने, पोटेंशियल होता है W अपॉन Q, कभी वर्क फाइंड करना हो तो Q इंटू V। मतलब यहां तक लाने में कितना वर्क होगा, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है एट पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है? तो ये पोटेंशियल या किसकी वजह से आएगा? इस चार्ज की वजह से आएगा। और पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कितना होता है बच्चे? KQ/R। पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। लेकिन चार्ज कितना है? Q1। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ1/R होगा। क्लियर है? ओके। अब पोटेंशियल मिल गया, और अब कौन सा चार्ज आप लेकर आ रहे हैं? Q2 चार्ज लेकर आ रहे हैं। तो Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा? तो वर्क अपन निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं वर्क इन ब्रिंगिंग Q1 को लाने का वर्क 0, पहले वाले चार्ज को लाने का वर्क तो 0 था। एंड वर्क इन ब्रिंगिंग Q2, सेकंड चार्ज को लाने का वर्क। तो वर्क होता है आपका, चार्ज कितना है? Q2 चार्ज को लेकर आए और कहां पर लेकर आए? पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है? VB। चलिए ठीक है, Q2 अच्छा लग रहा है। बी का पोटेंशियल कितना होगा बच्चे?
के क्यू वन अपॉन आर, तो ये हो गया आपका के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। और ये जो वर्क है सेकंड वाले चार्ज का वर्क आ गया। अब दोनों चार्ज को लाने का जो वर्क होगा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, दोनों चार्ज को लाने का जो वर्क है उसको ऐड कर देना तो आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको बोल लो क्या, W1 यानी वर्क 1, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, W2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। पहले वाले चार्ज को लाने का वर्क 0 और दूसरे वाले का लाने का वर्क के Q1 Q2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बच्चे, के Q1 Q2 अपॉन आर। खत्म कहानी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए, अगर दो चार्ज के लिए आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, पहले वाले चार्ज का वर्क हमेशा 0 होता है, सेकंड वाले का मैंने निकाल दिया, फॉर्मूला होता है Q इंटू V, तो सेकंड वाले का वर्क आ गया, दोनों का वर्क ऐड कर दिया तो ये मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला यही है W इक्वल टू Q। बड़े आगे। अरे भैया पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल होता है 1 कूलम को लाने का वर्क। अरे 1 कूलम को लाने का वर्क अगर ये है तो Q2 को लाने का वर्क कितना होगा, Q2 से मल्टीप्लाई कर लो। बेसिक मैथमेटिक्स 7th का मैथ है ये, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब सिस्टम ऑफ 3 चार्ज की बात कर लेता हूं मैं। 2 चार्ज का तो समझ में आ गया, चलो इसी में जोड़ देता हूं। देखो 3 चार्ज, एक चार्ज एक पॉइंट और मान लेते हैं C पॉइंट, और यहां पर अपन एक और चार्ज लेकर आएंगे, Q3 लेकर आएंगे। कितना लाएंगे बच्चे, Q3। अब समझो, जब आप ये वाला चार्ज यहां पर लेकर आओगे तो यहां का पोटेंशियल बच्चे क्या मान लूं मैं, Vc। कितना पोटेंशियल मान लिया, Vc। अच्छा Vc की वैल्यू निकाल पाओगे, पोटेंशियल एट पॉइंट C। भैया यहां पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, A और B दोनों की वजह से आएगा, क्योंकि यहां पर आपने कौन सा चार्ज ला के रख दिया है, Q2। अब Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा। तो एक काम करते हैं, अब ये जो डिस्टेंस है उसको मान लेता हूं मैं, एक काम करता हूं फिर से लिखता हूं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसी डायग्राम में सब कुछ लिख दिया। एक नया डायग्राम बनाकर फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। चलिए 3 चार्जेस का सिस्टम है, तो आप सब पढ़े लिखे हैं और आपको पता है कि हमारा इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से आप पहला चार्ज लेकर आएंगे Q1 तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। चलिए सेकंड चार्ज कितना लाएं, Q2, इसमें वर्क करना पड़ेगा। और थर्ड चार्ज मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं अपन, जगह है हमारे पास Q3, और ये डिस्टेंस मान लो R12, 1 और 2 के बीच का, ये मान लीजिए आप R13, और इस वाली डिस्टेंस को बच्चे क्या मान लें, R23। क्या हो गया, R23। अब सुनो, 3 चार्जेस का सिस्टम है, डिस्टेंस हम मान चुके हैं, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है Q1 चार्ज यहां से लाए थे आप, पहला चार्ज था, यहां पे कोई और था ही नहीं, तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा। तो W1 यानी पहले चार्ज को लाने का वर्क कितना था बच्चे, 0। W2, ये लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होता है, जल्दी खत्म करना है हमें बहुत जल्दी है। किस बात की जल्दी है बच्चे, एग्जाम में तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, घर जाने की जल्दी है। अब सेकंड चार्ज को लेकर आते हैं, पहले वाले चार्ज को लाने का वर्क 0 रहा, सेकंड वाले चार्ज को लाने का वर्क देखते हैं। जब सेकंड चार्ज को आप लेकर आओगे, इसको मान लीजिए A, इसको B और इसको C, तो यहां का अभी देखो C वाला चार्ज अभी नहीं आया है, बात याद रखनी है, लाइन से लाएंगे। Q1 आ चुका है, कोई वर्क नहीं। अब सेकंड वाला लाओगे, अभी ये इसकी बात मत करना, ये नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा है ना, हाँ ये नहीं है यहाँ पे, अभी सिर्फ ये दोनों हैं। तो जो पोटेंशियल होगा B पर कितना होगा बच्चे, C तो है ही नहीं है ना, उसको मत देख, सिर्फ इसको देख, ये होगा के Q1 अपॉन R12। ओके, तो वर्क आपको पता है, वर्क होता है Q इंटू V, पोटेंशियल आपको मिल गया है, चार्ज कितना है Q2 और पोटेंशियल कितना है VV। चलो Q2 को मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल से, तो के Q1 अपॉन R12, इसको ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, ये के Q1 Q2 अपॉन R12, ऐसे लिखो नहीं तो बुरा मान जाएगा फिर वो। चलो बात करें W3 की, सेकंड आ चुका है, अच्छा लगा, ओके। अब जब थर्ड वाले चार्ज को लेकर आओगे तो अब यहां पर 2 चार्ज हैं, अब इन दोनों से लड़ना है हमें, कैसे, चलो A की वजह से कितना पोटेंशियल, मुझे C का पोटेंशियल चाहिए बस, तो A वाले चार्ज यानी Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, वही आएगा के Q1 अपॉन R13, डिस्टेंस को R13 माना था, तो Q1 की वजह से R13 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, के Q1 अपॉन R13, ओके, प्लस
इस Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो Q2 की वजह से आएगा देखो K Q2 अपॉन डिस्टेंस को क्या माना था बच्चे, R23, बस हो गया। कितना आसान है, इससे आसान क्या मिलेगा तुम्हें। ओके आगे बढ़े, ये तो पोटेंशियल आ गया। वर्क निकालना है, वर्क निकालना है भैया, कौन सा चार्ज लाओ, Q3, तो Q3 को मल्टीप्लाई करो, कहाँ लाए थे, C पॉइंट पर, तो C पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। चलो रखें, पोटेंशियल बताओ, तो K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। ओके अच्छा लगा, ये तो आ गया। अच्छा ना लगा हो तो Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, और अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा लगेगा, ये बेकार तो नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 अंदर गया तो K Q2 Q3 अपॉन R23। अब अच्छा लगा। अब मेरे को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। पहले चार्ज को लाने का वर्क हमेशा जीरो होता है, तो हाँ लेकिन कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ओके W2 क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12। चलो भैया ये कितना है, W3 रखो जल्दी से, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ गई भैया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, इसको हटा दें, रेफर की जरूरत नहीं अब तो खत्म। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, के कॉमन निकाल लूं, अच्छा लगेगा क्या आप लोगों को, बुरा मत मानना बस, ठीक है। हाँ के कॉमन ले सकता हूं मैं, के कॉमन लेकर देख लो आप, अच्छा लगेगा। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए हमने फाइंड किया पोटेंशियल एनर्जी, और इससे पहले किसका किया था, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का, और ये कब किया, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस किया जाए। 9th क्वेश्चन, बच्चों रिवीजन कर लो, मार्क्स अच्छे आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो इसकी, नहीं बुरा मान जाएगा फिर वो। What is potential energy of single charge and system of two charge in the external electric field? मतलब ये बोलना चाह रहा है आपसे कि ये बच्चे पहले से ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आप लेकर आए, मान लो कौन सा पॉइंट मान लें, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज आप लेकर आए, कहाँ से लाओगे चार्ज, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आओगे, और कौन सा लाएंगे, चलो Q चार्ज ले आए, एक ही चार्ज है, क्यों माने 1 2, जब दो चार्ज लाएंगे तब 1 2 मान लेंगे, अभी सिंगल चार्ज है मैं Q मान लेता हूं। चलो भैया Q चार्ज को यहां पर लेकर आओ, तो यहां पर कितना वर्क करना पड़ेगा Q चार्ज को यहां तक लाने में, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या पहले चार्ज को लाने का वर्क जीरो होगा, नहीं, गलत बच्चे गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एब्सेंट थी तो जीरो हो रहा था, लेकिन यहां पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पहले से ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो A पॉइंट का कुछ तो पोटेंशियल होगा, उसको भी ये मान लेते हैं। पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है VA। ओके मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, बट मुझे यहाँ VA लिख लेना है, बस लिख दोगे VA। ओके अब इस Q चार्ज को यहां पर लाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क को W बोल दें, अरे एक ही चार्ज है, क्या वर्क करोगे, Q इंटू V, तो चार्ज Q है और पोटेंशियल कितना है VA, बस यही वर्क था और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी, खत्म क्वेश्चन। क्या मजाक था ये। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे कितना आ गया देख ले, Q को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पोटेंशियल से, वर्क मिल गया, और जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है। कोई समस्या नहीं। ये तो सिंगल चार्ज हुआ, लेकिन अगर दो चार्ज हो तो Q1 एंड Q2। चलो Q1 की बात करते हैं। Q1 चार्ज को यहां पर लेकर आइए, अच्छा लगेगा उसको, फिर एक पॉइंट B मान लेते हैं। चलिए इसको रफ करता हूं मैं, फिर इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला चार्ज है Q1, कहां लाना है बच्चे, A पॉइंट पर लाना है, तो पहले चार्ज को लाने का वर्क हम W बोलेंगे, W1 बोल देंगे, और फॉर्मूला होता है Q इंटू V। चार्ज कौन सा लाए थे, Q1, कहां लाए थे, A पर, तो पोटेंशियल कितना है VA। इसकी वैल्यू नहीं पता, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं कौन से वाले की, W2 की, कि सेकंड वाले को लाने में कितना वर्क होगा। अच्छा
अब सुनो ध्यान से, ये जो बी पॉइंट है यहां पर एक पोटेंशियल पहले से ही था, किसकी वजह से, जब यहां पे ये वाला चार्ज नहीं आया था, कौन सा, Q1। Q1 नहीं था उस टाइम पर भी यहां पर पोटेंशियल था, यानी पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं क्या बोलने जा रहा हूं, VB। बोल दूं, कोई दिक्कत, ओके। ये कौन सा पोटेंशियल है, इसको टोटल पोटेंशियल मत समझना, ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने की वजह से जो पोटेंशियल आया था वो VB था। लेकिन इस Q1 चार्ज की वजह से, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है बच्चे, R12 मान लेता हूं, ठीक है, चलो R12 डिस्टेंस पर है, तो Q1 चार्ज की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल और आ जाएगा, जो कि कितना होगा, KQ1 अपॉन R12। KQ/R फॉर्मूला होता है, Q1 चार्ज की वजह से R12 डिस्टेंस पर यही तो पोटेंशियल आएगा। तो ये जो पोटेंशियल होगा ना, ये होगा आपका टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, तो वर्क फाइंड करना है सेकंड वाले चार्ज को, यानी Q2 चार्ज को यहां पे लाना है, तो इस सेकंड वाले चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पॉइंट के पोटेंशियल से। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो, तो VB तो पहले से ही था, और Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आया तो KQ1 अपॉन R12, खत्म कहानी। W2 कितना हुआ, Q2 को अंदर भेज दो, Q2 VB प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12, ये आ गया सेकंड वर्क। अच्छा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, W1 प्लस W2, टोटल कितना वर्क किया आपने, इतनी मेहनत की इन चार्जेस को लाने में, वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये आया था आपका Q1 VA प्लस इसका कितना Q2 VB और प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान क्वेश्चन है रे। ओके, 27 मिनट्स हो चुके हैं, अभी इतने से क्वेश्चन हो पाए, वीडियो लेंथी हो सकता है, बच्चे देखकर डर जाएंगे, 1 घंटे का वीडियो मैं तो नहीं देखूंगा, कर दे रफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इस बार हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। डाइपोल कहां रखा हुआ है बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सुनो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि ये है हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चे, एक्सटर्नल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने बच्चे क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे नहीं रखना, मुझे पसंद नहीं आया ये। मैं इसको रखने वाला हूं 90 डिग्री पर। स्टार्टिंग में कहां रखने वाला हूं बच्चे, 90 डिग्री पर। अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि ये रहेगा डाइपोल मूवमेंट। क्या रहेगा बच्चे, डाइपोल मूवमेंट मतलब P वेक्टर। लेंथ ऑफ द डाइपोल को शायद आप लोग 2L मानते हो, मैं तो 2L मानता हूं, तो मैं तो 2L मानूंगा, आप जो मानते हैं वो रख लेना। डाइपोल का लेंथ हो गया 2L, P हो गया डाइपोल मूवमेंट, और बताइए क्या माना है इसमें, 90 डिग्री पे रखा हुआ है बेचारा। चलो, ये बच्चे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है। अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल को रोटेट करना है, वो भी कितना, फाइनल एंगल थीटा हो जाए। अब आप इधर रोटेट कर दो, इधर कर दो, वो आपकी इच्छा, बट ये जो भी है वो थीटा एंगल रहेगा इसका फाइनल। इनिशियल एंगल 90 पे है, रोटेट करने के बाद जितने भी एंगल पे आप पहुंचा दोगे उस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। तो मैंने इस डाइपोल को यहां भेज दिया, कोई समस्या नहीं हुई आप लोगों को, टेंशन मत लो। अब एंगल जो मेजरमेंट होता है वो किसके बीच में होता है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट में 90 का एंगल है, लेकिन अभी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट में ये जो भी एंगल आएगा यहां से लेके यहां तक का एंगल, यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल, इसको थीटा बोल देते हैं। थीटा एंगल।
मतलब 90 पे रखा हुआ था। आपको पहले ही बता दूं कि 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर कितनी होती है? जीरो। इसलिए मैंने बाद में प्रूव कर दूंगा इस बात को, अभी आप समझो। तो 90 पे रखा हुआ है। अब 90 से थीटा एंगल पर जाएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? जितना वर्क होगा। तो हम क्या कैलकुलेट कर लें बच्चे? वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो फाइनली मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं ये किसके इक्वल आएगा? वर्क के इक्वल आएगा। चलिए बताइए फिर वर्क कैसे निकालें? क्या वर्क का कोई फॉर्मूला है आपके पास? वर्क का फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि आप बोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क हो जाता है एफ एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है लीनियर के लिए। लेकिन यहां पर हो रहा है रोटेशन हो रहा है, तब भी वर्क निकाला जा सकता है। लेकिन रोटेशन के टाइम पर जो फोर्स है उसकी जगह पर टॉर्क आ जाएगा, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पर आ जाएगा, बताइए क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? टाउ यानी कि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको स्मॉल वर्क निकालना हो तो टॉर्क को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? डी थीटा से। क्योंकि देखो टॉर्क यूनिफॉर्म अगर होता तो मैं टाउ इनटू थीटा कर देता, लेकिन टॉर्क यूनिफॉर्म थोड़ी है। जैसे एंगल चेंज होगा टॉर्क चेंज होता रहेगा। तो टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप कैसे निकालेंगे? स्मॉल वर्क निकालेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। बस यही कहानी है। और टोटल वर्क चाहिए तो इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, वन का इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, आपको मिल जाएगा वर्क। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो करें सॉल्व इसको। चले, ये जो टॉर्क है वो कौन लगाएगा? टॉर्क लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट। ये भी याद रखें, टॉर्क किसके थ्रू आएगा? एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू आएगा। वैसे आप देखें तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये वाला इधर लगेगा, प्लस पे डायरेक्ट इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये ऐसे घूमना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इसके अपोजिट लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क कौन सा वाला? एक्सटर्नल, और डी थीटा। खत्म। टॉर्क शायद मैं पहले पढ़ा चुका हूं चैप्टर 1 में। टॉर्क होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। ओके चलो, तो यहां पर हम यहां पे लिख देते हैं टॉर्क की जगह पर पी ई साइन थीटा डी थीटा। चलिए देख लें एक बार, कोई डाउट हो तो बताएं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी साइन थीटा, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा दिया है। अब कुछ कांस्टेंट हो तो बाहर निकालिए, पीई तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आपका साइन थीटा डी थीटा। अच्छा लिमिट नहीं लगाओगे कि थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? थीटा पहले स्टार्टिंग में कम आना था बच्चे 90 डिग्री पर, बाद में कितना हुआ? जो भी एंगल हो, स्टार्टिंग में 90 है, बाद में थीटा है। तो 90 से थीटा की लिमिट लगा लेना। कोई समस्या? एक बार फिर से देख लो, ये सब पढ़ा चुका हूं। वर्क होता है एफ एस। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए वर्क किसमें? रोटेशन वाले में, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क। और स्मॉल वर्क, क्योंकि टॉर्क तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वर्क कैसे निकालेंगे अपन? स्मॉल वर्क निकालेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो टाउ डी थीटा आएगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। टॉर्क कौन सा लेना है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, तो P क्रॉस E टॉर्क का फॉर्मूला है। यहाँ पर लगा दिया टॉर्क इनटू थीटा, P साइन थीटा, P बाहर हो गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन शायद आप कर लेंगे, शायद होता है कितना? माइनस कॉस थीटा। और ये 90 से थीटा पे जाएंगे। इस माइनस को बाहर निकालो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको। और अब रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और लोअर लिमिट 90 तो कॉस 90। चलिए कॉस थीटा, तो यहां पर आपको मिला माइनस पीई, और कॉस थीटा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कॉस 90 शायद 0 होता है। खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, दी एंड हो गया इसका। तो यार ये पी कंफ्यूज करेगा। एक काम करो, इसको यू मान लो, पोटेंशियल एनर्जी को यू मान लेते हैं। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। चलो
तो माइनस पीई और कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये किसका फॉर्मूला है, पी कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अरे भैया ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो पी कॉस थीटा को पी डॉट ई लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे फॉर्मूला आ गया। कोई समस्या हो तो बताइए। कैसे बताओगे, आपकी आवाज सुन थोड़ी पाऊंगा मैं। ओके, क्या करें फिर, स्पेशल केस लगा दें। डेरिवेशन तो यहां तक हो गया। अब समझ लेते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे कितना टॉर्क आएगा, सॉरी कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो देखो बच्चे, पहली बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्पेशल केस। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पीई साइन, सॉरी कॉस है ना, पीई कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आया, जीरो आया। ठीक है ना, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको, 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। चलिए अब बात करते हैं थीटा इक्वल टू जीरो पर, 0 डिग्री, तो नेगेटिव ऑफ पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो शायद 1 होता है, तो माइनस पी के इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 0 डिग्री पर। पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पर समझ लेते हैं। 180 डिग्री पर माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 शायद -1 होता है, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का पीई आपको मिल जाएगा 180 डिग्री पर। यानी कि ये कैसा होगा बच्चे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव आ रहा है मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। चलिए ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि 0 डिग्री वाला जो केस था जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस, याद करो फर्स्ट चैप्टर। और 180 वाला कौन सा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चले तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं एंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली बात तो ये समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल नाम से समझ में आ रहा है भैया, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसको क्या बोला जाएगा, ये बोलो इक्विपोटेंशियल। देखो हेडिंग लगा दूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11th क्वेश्चन पेश किया जाए तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोल रहा है, सुनो। कुछ नहीं है इसमें, पढ़ के सुना दूं। पहली बात तो नाम से समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है भैया, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल ले लो, -q + q। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन जाता है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है बच्चे, 0 होता है। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, और 0 मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन जाएंगे, और चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ये बनेगा। क्यों, क्योंकि मान लो डिस्टेंस r है तो हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पर होगा सरफेस पर, और q चार्ज है, पोटेंशियल होता है kq/r। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके चले, तो ये समझ आया, एग्जांपल दिया मैंने आपको। और ये तो पॉइंट चार्ज का है। लीनियर चार्ज के लिए क्या बनेगा, लीनियर को और देख लो, डाइपोल का बता दिया, पॉइंट चार्ज का। मान लो ये कोई लीनियर चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, सॉरी गलत बोला, कोएक्सियल सिलेंडर्स, जिनका एक्सेस सेम हो, तो ऐसे सिलेंडर आपको मिल जाएंगे, तो इनकी सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और लीनियर चार्ज के लिए कोएक्सियल
cylinders are the example of इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके देखो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। कोई बड़ी बात है क्या? अरे ये बोर्ड मान लो, ये एग्जांपल मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यहाँ का पोटेंशियल 20 तो यहाँ का भी 20। अब डिफरेंस निकालने जाओगे ए और बी के बीच के पोटेंशियल का तो 20 - 20 कितना आएगा बच्चे, जीरो आएगा। नई बात है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। ये कितना होता है बच्चे, जीरो के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या? चलिए बाकी आप नोट्स में पढ़ लेना। सेकंड बोल रहे हैं कि नो वर्क इज डन व्हाई द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन जीरो होता है, क्यों नहीं होगा जीरो बच्चे? जैसे ए से बी तक आप कोई चार्ज लेकर जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पोटेंशियल है वहां पे चार्ज लेकर जाते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा। भैया वर्क होता क्या है? वर्क होता है Q × V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपने माना हो, डेल V कर देता हूं इसको, डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क होता है Q × V। अब भैया डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पहले जीरो हो गया तो यहां रख दो जीरो, तो वर्क भी कितना आएगा बच्चे, वर्क जीरो आएगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और उसकी वजह से अगर आप वर्क करते हैं, किसी चार्ज को लेकर जाते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जो वर्क होगा वो वर्क भी कितना आएगा बच्चे, जीरो वर्क आएगा। प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर, या इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर के इक्वल होता है। दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो ये और बी दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है या डी आर, जो भी आप माने डी आर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर के इक्वल होता है। अभी प्रूफ करवाया मैंने इसी लेक्चर में। तो यहाँ पर ये जो डॉट है वो, अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब आप ये बताइए कि डॉट जीरो कब होता है? डॉट जीरो होने का मतलब है कि एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किसके बीच में, डी आर वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब डी आर तो यहाँ रहेगा और ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 90 होगा तभी डॉट जीरो हो पाएगा दो वेक्टर्स का, क्योंकि हमें जीरो करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है मतलब डॉट जीरो, डॉट जीरो मतलब एंगल 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। चलिए और क्या है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आपको समझा दिया था कि जो फॉर्मूले में जो माइनस जो दिख रहा है ना, वो माइनस किसकी वजह से आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाएंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा या कम पोटेंशियल रहेगा, तो वी इज ग्रेटर देन वी बी। ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बढ़िया पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे मान लो एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, और दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। पहला पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जीरो। सेकेंड पॉइंट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेंगी बताइए, क्या कमी है इनमें? प्रॉब्लम ये है, अगर ये इंटरसेक्ट होती हैं तो एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अभी पढ़ाया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं तो इस वाली सरफेस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो ये वाला आ जाएगा, और इस वाली सरफेस पर बनाएंगे परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल।
तो एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लिख दोगे ये 5 पॉइंट। तो डिफाइन करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस को, उसके एग्जाम्पल देना है, अभी बता दिए मैंने, और फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज लिखना है। तो प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज हैं, याद कर लो, बाकी आप नोट्स में रीड कर लेना तो आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो ये मान लो हमारे पास कोई भी हॉलो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है बच्चे? क्यू चार्ज है इस पर, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए, और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। देखिए पोटेंशियल जो होता है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो भी है। तो पोटेंशियल जो किसी पॉइंट का पोटेंशियल किसके इक्वल होता है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने का जो वर्क है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो लाना कहां से है बच्चे? इन्फिनिटी से लाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इन्फिनिटी से यहां तक लाओगे और जो भी वर्क किया वो पोटेंशियल के इक्वल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां पर ले लें, कितना ले लें? दूसरे पॉइंट के लिए डी आर डिस्प्लेसमेंट, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो वेरी वेरी स्मॉल पोटेंशियल होगा, जिसको आप क्या लिख पाएंगे? डी भी। और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये रिलेशन पढ़ा दिया है मैंने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी जो पोटेंशियल आप लेकर आ रहे हैं वो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन आपको अगर इन्फिनिटी से पी तक लाना हो तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके निकाल लेना। भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इन्फिनिटी से लाओगे ज्यादा आएगा। तो कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना है? पी तक। चलिए, यहां पर इन्फिनिटी से तो लाना ही है, लेकिन कहां तक, कितनी डिस्टेंस तक लाना है? तो आर डिस्टेंस तक लाना है, तो इन्फिनिटी से आर की लिमिट लगा लो। कोई समस्या है इसमें? नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अपन को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का, तो अपन क्या करेंगे? इन्फिनिटी से पी तक की लिमिट लगा लेंगे। तो यहां पर इन्फिनिटी से लेके कहां तक डिस्टेंस? यहां से आर है तो आर लिमिट लगा दी। बाकी 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में v होता है, लिमिट लगाइए इन्फिनिटी से p। चलिए, यहां पर इसका फॉर्मूला लगा लिए ई डी आर कॉस। अब यहां पर एंगल 0 बनेगा तो एंगल 0 कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस तरफ अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल। कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लिमिट चल रही है 2, इन्फिनिटी से आर। चलो, कॉस 0 1 हो गया। यहां पर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट। तो पॉइंट पी तक का है, तो पी वाले का पोटेंशियल क्या लिखेंगे? वीपी लिख दें। भाई इन्फिनिटी पोटेंशियल अपन देखें, इसको लिमिट ऐसे मत लगाओ, इसको डायरेक्ट कर दो कि वी आएगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पी तक। तो इन्फिनिटी इनिशियल हो गया, पी फाइनल हो गया, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, तो यहाँ पे 0 रख लेना, 0 मान लेते हैं। cos 0 1 हो गया। अब यहाँ पर रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि कितनी आई थी अपनी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। डी आर अच्छा लग रहा है, cos 0 1 हो गया, खत्म क्वेश्चन। आप कुछ नहीं बचा इसमें। देखो वीपी इक्वल टू, ये के क्यूब कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गए, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो वीपी इक्वल टू, तो माइनस के क्यूब, और इसको ऊपर भेजें तो बताओ क्या होगा? इसका हम देखें यहाँ पर, तो 1 बाई आर स्क्वायर, आर की पावर -2 लिख सकते हैं इसको ऊपर भेजकर, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा r की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1। तो -2 +1 हो गया -1, तो r की पावर -1 अपॉन -1। ये माइनस नीचे अच्छा लग नहीं रहा, ऊपर भेजिए, इसको पावर का माइनस हटाएंगे तो नीचे ले आएंगे, तो माइनस का 1/r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या लिख दूं मैं? इंटीग्रेट करके माइनस का 1/r, और लिमिट बच्चे क्या चला रहे हो? इन्फिनिटी से r तक की लिमिट चला रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, चलने दो, है ना, इन्फिनिटी से लेके r तक। खत्म क्वेश्चन। चलो, पोटेंशियल एट पॉइंट P
माइनस के क्यूब। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, अच्छा लगेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/r माइनस 1/infinity। 1/infinity जीरो हो जाएगा, 1/r बचेगा, तो पोटेंशियल आपको मिल जाएगा KQ/R। KQ/R आ गया। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि पोटेंशियल अगर मान लीजिए R की जगह पे हम क्या कर दें, इफ R इक्वल टू कैपिटल R, तो कैपिटल R मतलब आप सरफेस पर आ गए, तो सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बच्चे, KQ/R के इक्वल आएगा। ये सरफेस का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। अभी तो मैंने ये वाला केस देखा, कौन सा केस है ये, कि जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, लेकिन जो सेकंड केस की अब मैं बात करने वाला हूं, इसमें जो R है वो लेस देन कैपिटल R होगा, यानी कि स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट P R डिस्टेंस पर, जबकि रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। सरफेस का पोटेंशियल आपको मालूम है, हम सरफेस से यहाँ तक चलते हैं, सरफेस से यानी S से कहाँ तक आओगे, P तक, तो P फाइनल हो जाएगा, तो BP माइनस VS, ओके, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस से लेके पॉइंट P तक कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, कितना होता है बच्चे, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो VP माइनस VS कितना हो जाएगा, जीरो। माइनस VS को उधर भेज देना, तो VP इक्वल टू VS, मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे था वही पोटेंशियल अंदर मिलेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल सरफेस पर और अंदर आपको कांस्टेंट मिल जाता है। ग्राफ से समझ लो इसी चीज को, इसी बात को ग्राफ से समझा देते हैं। तो ग्राफ से ये बोला जा रहा है कि देखिए ये y एक्सेस, ये x एक्सेस और ये सरफेस, तो सरफेस पर पोटेंशियल मान लो इतना है, तो वही पोटेंशियल आपको यहां मिलेगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है आपसे ये बोल रहा है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कब, बाहर, तो अंदर तो सेम है, अंदर सेम पोटेंशियल रहेगा, जो सरफेस पर था वही आपको मिलेगा, लेकिन बाहर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो कहानी समझ में आ गई, तो बस यही कहानी है। अब एक लास्ट टॉपिक और बता देता हूं आपको मैं, इसको रफ कर दें, काफी जल्दी हो गया, काफी सारे टॉपिक आज मैंने कवर कर लिए इस लेक्चर में। देखिए एक टॉपिक आता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज लिख देता हूं यहां पर मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1, मान लो ये कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर कोई कंडक्टर आप रख लेते हैं, तो अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो E हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रहेगा, यानी एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, और जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, और ये कौन सा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्टर के अंदर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जितनी आप फील्ड लगाओगे उतनी वो बना लेगा, मतलब दोनों बराबर रहेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहां पर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लग गया उसके अंदर। भाई कंडक्टर के अंदर ये एक्सटर्नल वाली है, तो एक्सटर्नल वाली इधर जा रही है, इंड्यूस वाली इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलता है। ये होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है
कि जस्ट आउटसाइड दी सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी सरफेस। ये मान लो कोई भी आपको कंडक्टर दिया हुआ है, इसकी सरफेस के जस्ट बाहर देखना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, जस्ट बाहर देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, सॉरी परपेंडिकुलर मिलेगा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर ना हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर ना होकर किसी एक दूसरे एंगल पे होता तो इसके दो कंपोनेंट आते, एक आता ई कॉस थीटा और दूसरा आता बच्चे ई साइन थीटा। अब ये ई कॉस थीटा है वो कैसा हो जाता, सरफेस पर टेंजेंशियल हो जाता, और अगर ई कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है सरफेस के टेंजेंशियल है, तो ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगा लेता और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते, यानी आपको करंट मिल जाता। लेकिन रियल में देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में कोई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो आपसे क्या बोलता है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। मान लो ये कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर देखा जाए तो नेट चार्ज आपको जीरो मिलेगा, जो भी चार्ज होगा कंडक्टर की सरफेस पर रिसाइड्स करता है। तो ये सबको पता है कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज रिसाइड करता है। तो पहला देखा आपने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर कितना आएगा, जीरो आएगा अगर आप इसको रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, जो भी चार्ज है वो सरफेस पर रिसाइड करता है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो पोटेंशियल, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दी सरफेस। तो सरफेस पर और अंदर पोटेंशियल आपको सेम मिलता है। चलो ठीक है, तो ये तो ठीक रहा। और इसको प्रूफ कैसे करें कि पोटेंशियल जो है अंदर कांस्टेंट रहेगा पूरे में, तो इसका कोई प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका dV अपॉन dr, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। और आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मतलब ये हुआ कि dV अपॉन dr जीरो। अब डेरिवेटिव जीरो कब होता है भैया, ये कांस्टेंट होगा तभी तो डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन आप लोगों ने कि भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर जीरो आता है। अब v को डिफरेंशिएट किया r के रेस्पेक्ट में और डेरिवेटिव जीरो आया, मतलब v कैसा होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताई दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन द कैविटी ऑफ द हॉलो चार्ज कंडक्टर। तो हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो बस ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आज के इस लेक्चर में काफी कुछ पढ़ लिया है। इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड।